अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आजकल सुप्रीम कोर्ट में निहायत अहम केसेस की समाअत जारी है। तमाम केसेस को यकजा करके इकट्ठा ही सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया है। अब इसमें से जो दो तीन केसेस चल रहे हैं उनसे मुतालिक आपको आगाही देंगे, और इसके अलावा छोटी छोटी खबरें और भी होंगी। इसके अलावा दूसरी खबर आपके सामने ये रखेंगे कि 9 मई जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए इमरान खान साहब की मंजूर कर ली गई है। तीसरी खबर है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर विफाकी हुकूमत उलझन में। सबसे पहले आपके साथ जो खबर शेयर करेंगे वो खबर है सुप्रीम कोर्ट से, और वो खबर है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें मुतमईन किया जाए, हमें मुतमईन करें कि हसास इदारों में सियासी सेल बंद हुआ या नहीं। ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जो कि बेंच की सरबराही कर रहे हैं। FIA मुतमईन करे कि हसास इदारों में सियासी सेल बंद हुआ या नहीं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह रहे कि ये असगर खान केस की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस के फैसले के बाद सेल ख़त्म होने और FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद ना मिलने का बताया, तो आईनी बेंच ने कहा कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। क्या सियासतदानों में तकसीम रकम रिकवर कर ली गई? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर पहले बयान हल्फी नहीं लिया तो हसास इदारों के सरबराहान से आज बयान हल्फी ले लें कि उनका कोई सियासी सेल नहीं है। अब ये जस्टिस साहिबान कह रहे हैं, तो देखते हैं कि ये उनसे बयान हल्फी लेते हैं या नहीं। आपके इल्म में होगा कि ये असगर खान केस है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी ने कहा था कि उन्होंने रुकूम अपने हाथों से सियासतदानों को तकसीम की, जिनमें सर फहरिस्त नवाज शरीफ का नाम भी लिया जाता है कि उन्हें भी रकम, और सियासतदानों के साथ साथ नवाज शरीफ को भी रकम दी गई थी। आईनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे, उन्होंने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली है। अब देखते हैं कि ये आईनी बेंच कहाँ तक काम कर सकता है। वैसे नजम सेठी ने गुज़श्ता दिनों बात करते हुए कहा कि ये जो सेल आईनी बेंच बनाया गया है, आईनी बेंच से ज़्यादातर फैसले हुकूमत के हक में ही आएंगे। उनका कहना है कि ये बनाया ही इसीलिए गया था कि ताकि हुकूमत को फैसले लेने में आसानी हो। वो कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड है उनके, ज़्यादातर फैसले हुकूमत के हक में आएंगे, इसीलिए तो आईनी बेंच बना है। केसेस को जल्द निपटाने का फैसला इसलिए हुआ कि ये सारा तनाज़े ही ख़त्म हो जाए। यानी उन्होंने कहा कि ये जो तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए गए हैं, तो इसकी वजह यही है। इमरान खान की 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस दरख्वास्त पर पहले एतराज़ात लगाए गए थे, मगर अब वो आईनी बेंच ने एतराज़ात दूर कर दिए हैं। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान। गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। हामिद खान, जो कि इमरान खान साहब की तरफ से वकील हैं।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मार्शल लॉ में तो वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते। आईनी बेंच 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरखास्त पर एतराज़ात ख़त्म। इमरान खान की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदार ही फिक्स करेगा, यानी जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा और कुछ नहीं कर सकेगा ये बेंच। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं और वो है इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर विफाकी हुकूमत उलझन में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान विफाकी हुकूमत को उलझन में डाल दिया है। क्यों उलझन में डाला है? इसलिए उलझन में डाल दिया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इमरान खान की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तो याद आ रही है जो उन्होंने लगाई है, उन्हें खुद याद नहीं है कि उन्होंने कौन कौन से अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंका, वो खुद उनको याद नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं इस पे क्या होता है। इस पे आप सोचिए आगे कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्या बोले। वो उन्होंने कहा कि सोच लें अगर अदालत ने नोटिस लिया तो बानी पीटीआई इमरान खान को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। अब आप अंदाज़ा करें, ये हाल है हमारी सुप्रीम कोर्ट का, ये हाल है हमारे आईनी बेंच के सरबराह का कि वो हुकूमत से कह रहा है कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो पहले आप सोच लो कि ऐसा होगा या नहीं। यानी वो सब कुछ हुकूमत से पूछ कर करेंगे, वो हुकूमत की इजाज़त लेंगे। जो चीज़ आपको कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त लगती है तो आप वो करें। आप क्यों किसी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं आप पहले जाएं, आप जाके हुकूमत से पूछें कि अगर मैं इस केस को चलाता हूं तो फिर इस केस में इमरान खान साहब को बनफ्स नफीस खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। क्या आप ऐसा कर सकेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट की ये हालत हो जाए तो फिर आप अंदाज़ा करें कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट किस तरह के फैसले देगा। इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना भी कर दिया। इमरान खान को कोई मसला होगा तो वो खुद दरखास्त दे देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ऐसा कहना था। दरखास्त गुजार ने जवाब दिया, ये कौमी मसला है, किसी की ज़ात का नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कौमी मसाइल आप रुकने असम्बली बनकर सोचिएगा, अभी आपके सोचने का वक्त नहीं आया। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया। अभी आपके सोचने का वक्त नहीं आया ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि कौमी मसाइल आप रुकने असम्बली बनकर सोचिएगा। अब यहाँ पर जस्टिस साहब से अदब से अर्ज कर रहा हूँ कि जस्टिस साहब जो रुकने कौमी असम्बली बने हुए हैं, क्या उनके मसाइल हल हो रहे हैं? या वो जिन मसाइल की निशानदही करते हैं, क्या ये हुकूमत और उनके पीछे बैठे हुए लोग क्या उनके मसाइल को हल करने की इजाज़त दे रहे हैं? यहाँ रुकने असम्बली भी कुछ नहीं है, यहाँ सेनेटर्स भी कुछ नहीं है, यहाँ बस जो लोग चाहते हैं कि हमारी मर्जी से ये करो तो वही अगर होगा तो ठीक है, वरना यहाँ किसी की कोई हैसियत नहीं है।
اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ڈرائیونگ لائسنس کے انوکھے کارنامے۔ ڈرائیونگ لائسنس برانچ نے 30,000 روپے کے عوض نابینا شخص کو لائسنس بنا کر دے دیا۔ اسلام آباد میں نابینا شخص کا ڈرائیونگ لائسنس ٹیم سریام نے 30,000 رشوت دے کر اسلام آباد سے ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے نابینا شخص کا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیا۔ کسی دوسرے شخص کے میڈیکل ٹیسٹ پر عقل کے اندھوں نے نابینا کو ڈرائیونگ لائسنس بنا کر دے دیا۔ اسلام آباد ڈرائیونگ برانچ نے 30,000 کے عوض ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسٹنگ آپریشن سے پتہ چلا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے اہلکار 30,000 روپے لے کر کسی کو بھی لائسنس بنا کر دے سکتے ہیں۔ رشوت دینے والے کا ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی خود پاس کرتے ہیں۔ جب یہ حال ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ پھر آپ کا ملک کس طرف جائے گا۔ تو یہ جب کوئی اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ اسد قیصر نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خاص کر اسلام آباد پختونوں کے لیے نو گو زون بن گیا ہے۔ پشتو بولنے والوں کو پکڑتے ہیں پھر پیسے لے کر چھوڑتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی چاندی لگی ہوئی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت اسلام آباد پولیس زور شور سے مال جمع کرنے میں مصروف ہے اور ہر بے گناہ معصوم نہتے انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس سے پیسے لے کر اسے چھوڑا جاتا ہے۔ مگر پولیس کا یہ کام ملک بھر میں ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی غریب ان کے ہتھے چڑھ جائے وہ اسے اٹھا کر کسی بھی کیس میں فٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں اس مرتبہ پختونوں پر یہ ظلم جاری ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو 9 مئی میں فٹ کر دیں گے یا آپ کو 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے ہم کسی بھی کیس میں ڈال دیں گے۔ جنید سلیم نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے امریکہ میں ہائر کی گئی لابنگ فرم نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ حکومت کی جانب سے ٹرمپ کی بہو سے رابطہ کرنے کی کوشش، لارا ٹرمپ نے فون نہ اٹھایا۔ انور مقصود صاحب نے کہا ہے کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہیدوں کا مذاق اڑاؤں۔ دکھ پہنچا ہے تو معافی مانگتا ہوں۔ زندوں کے بارے کہہ دیتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ واضح رہے کہ ان کا ایک بیان جو انہوں نے کہیں پر گفتگو کرتے ہوئے نیوی کے متعلق کہا تھا وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اس بیان کو اب چھوڑ دیا جائے، یعنی وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایسا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت دینی مدارس میں سیاسی مداخلت تسلیم نہیں کریں گے۔ مدارس آزاد ہوں گے اور آزاد حیثیت سے ہی کام کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔